गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए, हमने बीएससी फाइनल ईयर की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर सबसे पहले स्टार्ट किया है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले इससे हमने पहले ये जाना कि नाभिक क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, तो सब पूरी जो स्टडी करेंगे वो किस पे करेंगे, न्यूक्लियस पे, नाभिक पे हम उसकी पूरी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि नाभिक क्या है, नाभिक की खोज आखिर कैसे हुई थी। तो नाभिक की खोज कैसे हुई थी, वो रदरफोर्ड वाले जो रदरफोर्ड प्रकीर्णन का जो सूत्र था उसकी सहायता से हमने जाना कि नाभिक की खोज आखिर हुई कैसे, जिसमें अपन ने रदरफोर्ड प्रकीर्णन के लिए एक सूत्र निकाला था, रदरफोर्ड संघट्य प्राचाल और जो प्रकीर्णन कोण था उसके मध्य संबंध भी निकाला था। और रदरफोर्ड ने कुछ क्या दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे, अभिग्रहित दिए थे, उन्हीं के आधार पर हमने उन डेरिवेटिव्स जो किया था रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र का, वो हमने निकाला था। ठीक है, आगे देखिए नाभिकीय भौतिकी। अब हमने ये तो पता कर लिया कि नाभिक की खोज आखिर हुई कैसे, किस प्रकार से हमारे जो परमाणु है उसका नाभिक है उसका कैसे पता चला, तो रदरफोर्ड ने पता कर लिया। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, नाभिक की प्रॉपर्टीज़। अब नाभिक का पता लग गया हमें, अब नाभिक के क्या करेंगे, प्रॉपर्टी, उसके क्या क्या गुण हैं, उन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप उनकी स्टडी करेंगे। देखिए, नाभिकीय गुण। सबसे पहले तो हमने नाभिक पता कर लिया कि नाभिक क्या होता है, परमाणु का एक ऐसा सूक्ष्मतम कण, मतलब जो परमाणु का जो समस्त धनावेश या जो द्रव्यमान होता है वो एक सूक्ष्म क्षेत्र में क्या होता है, स्थित होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, अब जो नाभिक होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं अपने, एक तो होता है अपना स्थायी नाभिक और एक होते हैं अस्थायी नाभिक। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक स्थायी नाभिक और एक कौन सा होता है, अस्थायी नाभिक। जो स्थायी नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्टेबल नाभिक है ना, उनमें कोई भी प्रकार का रेडियो एक्टिव जो विकिरण है वो उत्सर्जित नहीं होते। अस्थायी नाभिक में क्या होता है, रेडियो एक्टिव विकिरण, जैसे अपन ने अल्फा आगे पढ़ेंगे हम, अल्फा बीटा गामा, ये जो किरणें हैं वो उत्सर्जित होती है। तो दो प्रकार के नाभिक हुए, अस्थायी नाभिक और स्थायी नाभिक। अस्थायी नाभिक क्या होंगे, जो रेडियो एक्टिव विकिरणों को क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, और स्थायी नाभिक जो बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, ज़्यादातर हम जो स्टडी करते हैं वो स्थायी नाभिकों की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नाभिकीय गुणों को अपन क्या करेंगे, नाभिकीय गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, द्रव्यमान, कि नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉपर्टीज़ अपन इसमें निकाल के देखेंगे। उसका द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, नाभिक की जो त्रिज्या है, जैसे अपन ने परमाणु की त्रिज्या निकाली थी, कितनी थी, 10⁻⁻10 मीटर के, या फिर अपन बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की ना पूरे परमाणु की त्रिज्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, नाभिक की त्रिज्या निकालेंगे, कि किस प्रकार से नाभिक की त्रिज्या, जैसे अपन तो जानते हैं कि फर्मी ऑर्डर की होती है, लेकिन किस प्रकार से होती है वो भी हम इसकी सहायता से निकालेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, किसी भी नाभिक का कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम किस प्रकार से अपन निकालते हैं, प्रचक्रण जो इसकी स्पिन है वो भी हम इसमें डिराइव करेंगे। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम इसका निकालेंगे। अब वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक क्वार्टरपोल मूवमेंट, ये भी हम इसकी डिराइव करेंगे। पैरिटी क्या होती है नाभिक की, किसी भी नाभिक की दो प्रकार की पैरिटी पढ़ते हैं अपन, समपैरिटी विषम पैरिटी, वो सब इसमें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा संभारिक प्रचक्रण, आइसो स्पिन। तो इस प्रकार से अपन टॉपिक वाइज टॉपिक इनको सबको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नाभिक की खोज हो गई, नाभिक की खोज के बाद अपन क्या कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज में अपन को इन सबकी स्टडी करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसका द्रव्यमान देखते हैं। किसी भी परमाणु को जब हम लिखते हैं तो किसी भी परमाणु को लिखने से पहले अपन क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं किसी भी परमाणु को, ये परमाणु, ये इसका प्रोटॉन नंबर और ये इसका एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यहाँ पे ये तो क्या होता है कि कोई भी परमाणु, ये इसकी प्रोटॉन संख्या और ये द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये जो द्रव्यमान है इसको निकालने के लिए हम यूज में लेते हैं इस द्रव्यमान संख्या क्या, चूँकि हम जानते हैं कोई भी परमाणु में उसका समस्त जो द्रव्यमान होगा वो किसके अंदर होगा, उसके नाभिक के अंदर होगा, मतलब सब परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक के मध्य केंद्रित होता है। ठीक है,
हम जो द्रव्यमान निकाल रहे हैं वो एक तरह से अगर परमाणु का निकाले या नाभिक का निकाले, क्योंकि सारा जो द्रव्यमान है वो कहाँ पे केंद्रित है, नाभिक के मध्य केंद्रित है। तो देखिए सबसे पहले अपन को इनकी स्टडी करनी है, ये तो एक ए और ये जेड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं द्रव्यमान संख्या। देखो द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान किसी भी परमाणु की अगर अपन द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो द्रव्यमान संख्या जो होती है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, वो ही क्या कहलाती है, तुम्हारी द्रव्यमान संख्या। मतलब कितने तो प्रोटॉन है और कितने तो इसके अंदर प्रोटॉन है और कितने इसके अंदर न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों की जो संख्या का जो योग होगा, मतलब कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या, कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या। प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गई अपनी द्रव्यमान संख्या। एक चीज जो द्रव्यमान संख्या होती है, आगे अपन जब पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें अपन नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के बारे में स्टडी करेंगे, तो देखिए जो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में, कोई सी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो द्रव्यमान संख्या का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, या अपन बोल सकते हैं कंजर्वेटिव होती है, मतलब उसका संरक्षित राशि है ये कौन, द्रव्यमान संख्या। आगे देखिए ये जो द्रव्यमान संख्या, हमें तो क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। ये जो द्रव्यमान संख्या होती है, इस द्रव्यमान संख्या को यदि मैं एक AMU अगर इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास किसी भी नाभिक का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। समझ में आया द्रव्यमान कैसे आएगा अपने पास। द्रव्यमान संख्या जान गए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग, ठीक है। द्रव्यमान संख्या हो गया। अगर मैं इस द्रव्यमान संख्या को किससे कर दूं, एक AMU से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। एक AMU से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे पास आ जाएगा उस नाभिक का द्रव्यमान। एक AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अभी अपन इसका वैल्यू भी निकाल के देखेंगे कि एक AMU का मान कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर मैं द्रव्यमान संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक AMU से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, किसी भी नाभिक का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर। तो द्रव्यमान संख्या के बारे में हमने 4 बातें पढ़ी। पहली बात, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग, प्रदर्शित किससे करते हैं, ए से, ठीक है। नाभिकीय रिएक्शंस की अगर अपन बात करें तो कुल नाभिकीय रिएक्शन में कोई से भी हो, चाहे नाभिकीय विखंडन हो, चाहे नाभिकीय संलयन हो, अदर कोई सी भी नाभिकीय रिएक्शंस हो, तो उनमें जो द्रव्यमान संख्या होगी उसका मान क्या होगा, संरक्षित होगा। चौथी बात क्या पढ़ी कि अगर मैं इस द्रव्यमान संख्या को एक AMU से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास उस नाभिक का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट है आवेश संख्या। सेकंड, आवेश संख्या। देखिए आवेश संख्या क्या चीज होती है, जैसे अपन ने किसी भी परमाणु को लिखा था, कैसे लिखा था, X, Z और ये A, ये क्या था उसका प्रोटॉन नंबर, ये क्या थी द्रव्यमान संख्या। तो देखिए आवेश संख्या क्या होती है, वही सबसे पहले आवेश संख्या, जैसे अपन ने द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग के बराबर। इसी प्रकार से जो आवेश संख्या होती है वो होती है अपने प्रोटॉन्स की कुल संख्या के बराबर, मतलब जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, तुम्हारी आवेश संख्या। क्लियर। प्रदर्शित किससे करते हैं आवेश संख्या को, प्रदर्शित करते हैं अपन Z से, ठीक है। आवेश संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है, होती क्या है, प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है, तुम्हारी आवेश संख्या। नेक्स्ट,
ये जो आवेश संख्या, जैसे अपन ने द्रव्यमान संख्या के अंदर पढ़ा था कि नाभिकीय रिएक्शंस में मतलब कुल जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी उसमें क्या होगी, द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। इसी प्रकार से अगर अपन आवेश संख्या की बात करें तो आवेश संख्या भी किसी भी नाभिकीय रिएक्शंस की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें क्या होगी, ये संरक्षित होगी। क्लियर। जैसे हमने द्रव्यमान संख्या को 1 AMU से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आया था, उस नाभिक का द्रव्यमान आया था, उसी प्रकार से देखो आवेश संख्या मतलब Z को यदि मैं आवेश का मानक मान, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर मैं इस आवेश संख्या को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये आवेश का मानक मान, तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास किसी भी नाभिक का क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। क्लियर। तो किसी भी नाभिक का आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे, आवेश संख्या को अगर मैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, नाभिक पर आवेश। क्लियर। द्रव्यमान कैसे आएगा, द्रव्यमान संख्या को 1 AMU से मल्टीप्लाई करना है तो वो अपने पास नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा, और यदि नाभिक पर आवेश निकालना है तो क्या करेंगे, आवेश संख्या को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, नाभिक की आवेश संख्या। अब देखिए यहाँ पे अपन आवेश संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में सबसे पहले जानकारी ली। अब देखो द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान होता है, जैसे किसी भी परमाणु का अगर मैं द्रव्यमान निकालूं तो एक उपकरण होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही किसी भी परमाणु का या नाभिक का जो द्रव्यमान है उसकी गणना की जाती है। ठीक है, ये जो द्रव्यमान था, मतलब पहले जब द्रव्यमान की गणना की जाती थी तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु के पूर्ण गुणज के रूप में द्रव्यमान को माना जाता था। मतलब ऑस्टन के द्वारा बताया गया था कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के पूर्ण गुणज के बराबर, मतलब उसी के अनुसार उसको लिया जाता है, उसको आधार मानकर, हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानकर किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता था। लेकिन बाद में जब पता चला तो हाइड्रोजन परमाणु को आधार न मानकर किसको आधार माना गया, कार्बन परमाणु को, है ना। तो इसमें एक यूनिट डिसाइड की गई। क्या यूनिट डिसाइड की गई, अभी अपन ने पढ़ा था 1 AMU। ये जो AMU यूनिट है, AMU क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान संहति, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये जो AMU है, परमाणु द्रव्यमान संहति, एटॉमिक मास यूनिट, ये डिसाइड की गई कि इसके अनुसार ही किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाएगा। जैसे अपन ने द्रव्यमान संख्या को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दिया था तो अपने पास क्या आ गया था, नाभिक का द्रव्यमान। इसी प्रकार से ये जो AMU है इसको डिसाइड किया गया कि ये जो AMU है ये क्या करेगी, किसी भी नाभिक के द्रव्यमान का निर्धारण करेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 AMU है परिभाषा किस प्रकार से दी जाती है, 1 AMU की अगर अपन बात करें, 1 एटॉमिक मास यूनिट की अगर अपन बात करें तो 1 AMU बराबर होता है कार्बन परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वां भाग। मतलब 1 AMU किसके बराबर होता है, किसी भी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है अपना 1 AMU। मतलब 1 AMU बराबर है अपना C12 परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को ही अपन क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। अब देखिए यदि मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें क्या आ जाएगा, C12 परमाणु का द्रव्यमान। हमें क्या निकालनी है, इस 1 AMU की वैल्यू निकालनी है कि अगर हमें क्या करना था, किसी भी द्रव्यमान संख्या को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। अब इस 1 AMU की वैल्यू क्या होगी, तो उस वैल्यू को अपन को डिराइव करना है। तो देखिए C12 परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा
1 AMU मल्टीप्लाई बाय 12। क्लियर? अब देखिए ये अपने पास C12 परमाणु का द्रव्यमान आ गया। अब अगर अपन इसकी 1 मोल के अंदर बात करें कि 1 मोल C12 परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, तो देखिए 1 मोल जहाँ पे भी बात आएगी तो अपन क्या करेंगे, उसको अवोगाद्रो संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अपन 1 दर्जन की बात करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पे भी अगर 1 मोल की बात की जाए तो मतलब वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, अवोगाद्रो नंबर से अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 1 मोल C12 परमाणु का द्रव्यमान कितने के बराबर हो जाएगा, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करना है, उसको किससे डिनोट करते हैं अपन, Na, अवोगाद्रो नंबर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU। क्लियर? ये जो अवोगाद्रो नंबर है इसका मान में फिक्स होता है। क्या होता है इसका मान, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं Na का मान क्या होता है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, तो इस वैल्यू से क्या कर देंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा अपने पास, मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1 इसके बराबर आ जाएगा। देखो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, Na का नंबर क्या है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। क्लियर? इसका मान किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU। ठीक है, अब देखिए 1 मोल C12 परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम के बराबर। अब ये कहाँ से आया, ये द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हमें कैलकुलेट किया गया था, जिसका मान होता है 1 मोल में कार्बन परमाणु के जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12 ग्राम। किलोग्राम में निकाले तो 0.012। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान का मान कितना आ जाएगा, 0.012, क्योंकि 12 ग्राम और ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो यह जाएगा 0.012 किलोग्राम बराबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 AM। मान किसका निकालना है अपन को, 1 AMU का मान निकालना है। तो यहाँ से 1 AMU का मान क्या आ जाएगा, 1 AMU बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को क्या कर दो, इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 0.012 डिवाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 12। क्लियर? 1 AMU का मान आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो वो जो मान आता है वो आता है अपने पास 1.660 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये होता है तुम्हारा 1 AMU। ये होता है 1 AMU का मान। ठीक है, तो 1 AMU बराबर कितना होगा अपना 1.660 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये तो हो गया अपने किलोग्राम के अंदर। ठीक है, अब देखिए यदि मैं आइंस्टीन समीकरण से देखूँ तो आइंस्टीन समीकरण से E बराबर क्या होता है, m इंटू सी स्क्वायर। चूँकि आइंस्टीन समीकरण क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर। E निकालना है, m मास कैसे निकालते हैं अपन, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दें, और c का मान फिक्स है, ये कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास किसी भी कण की एनर्जी का मान। ये एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, देखिए E बराबर आ जाएगा तुम्हारा 935 मेगा, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। 935 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग इसकी वैल्यू आती है। अब देखिए यदि 1 AMU का मान अगर किस में पूछे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू के अंदर पूछे, तो 1 AMU का मान अगर मेगा इलेक्ट्रॉन में पूछे तो क्या करेंगे अपन, ये एनर्जी आई गई अपने पास, एनर्जी में किसका भाग दे देंगे, c² का। अर्थात अगर अपन के पास 1 AMU का मान पूछे तो देखिए एनर्जी का मान कितना आ गया अपने पास, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान आता है। अब देखिए E का मान आई है अपने पास, अगर मैं देखे वापस लगाते हैं E बराबर क्या होता है, mc²। ठीक है, अगर जो अपने पास 1 AMU का मान कितना आया था, 1 AMU का मान कितना आया था अपने पास 1.660 × 10⁻⁻27 किलोग्राम में आया था। ठीक है, किलोग्राम में आया था। अगर हमें किस में निकालना है इसका मान, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² में निकालना है, तो ये अपने पास जो एनर्जी आई थी वो किस में आई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर अपन 1 AMU का मान इस मास से निकालें तो कैसे आएगा, देखो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से E अपॉन में c² और E की वैल्यू क्या आई है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और c² है तो इसके आधार पे क्या कर दो c²। तो ये आ जाएगा 1 AMU, क्योंकि जो मास माना था वो क्या था, अपन ने 1 AMU माना था। तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c²। ये तो किस में वैल्यू थी इसकी, किलोग्राम में। और यदि एग्जाम में पूछे कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 AMU किसके बराबर होता है तो उसका पूरा डेरिवेशन अपन को यहाँ तक करना है। ठीक है।